नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने क्लास में फिर से आपका वेलकम करते हैं। अभी तक हमने पार्ट 21 तक का सॉल्यूशन कर लिया है। जो आपके सामने बुक दिख रहा है, इसी बुक का हम सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से करते हैं। तो अभी तक ने हमें पार्ट 21 तक के वीडियो को कवर कर लिया है। आज का जो होगा आपका पार्ट 22 होने वाला है। इसके पहले के जब जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट के रूप में चैनल पर, तो वहाँ से आप जा कर के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमने 5 के बाद 6 क्वेश्चंस ना करने के बजाय क्वेश्चन नंबर 7 हम आज सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि 6 जो क्वेश्चंस है बिल्कुल 7 की तरह ही हैं, तो इसलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली की प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है तो बंदूक के प्रतिक्षेप की चाल कितनी होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो इस तरह का बंदूक से रिलेटेड, गाड़ी से टकराने वाला या बॉल से टकराने वाला इस तरह का क्वेश्चंस होता है, तो वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और जहाँ भी संवेग की बात आता है तो आप जानते हैं कि संवेग का जो फॉर्मूला होता है P=m×v होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग। ध्यान दीजिए। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली, यानी कि गोली का जो मास दिया गया है 0.01 किलोग्राम है, और 5 किलोग्राम द्रव्यमान जो है वो बंदूक का द्रव्यमान दिया है, और गोली का जो है प्रारंभिक चाल 250 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, और बंदूक का प्रतिक्षेप की चाल बतानी है। यानी क्वेश्चन जो है इस तरह का कहने का मतलब है कि एक बंदूक होगा जिसके थ्रू हम गोली एक छोड़े होंगे, जब फायर किए होंगे, तो आप जानते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम जो कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जितना संवेग के साथ यह गोली जो है आगे की ओर मूव किया होगा, उतना ही संवेग के साथ यह बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का महसूस किया होगा, मूवमेंट हुआ होगा। तो ठीक है, तो यानी कि इसका जो संवेग होगा बंदूक द्वारा पीछे की ओर जो लगा है और गोली पर जो संवेग है, इन दोनों का बराबर होगा। तो इन दोनों के संवेग को हम बराबर करेंगे। क्या करेंगे कि संवेग बराबर P/m/v होता है। तो गोली का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान इंटू बंदूक का वेग बराबर गोली का द्रव्यमान इंटू गोली का वेग, दूसरे को बराबर कर दिए। ये बंदूक हो गया और ये गोली हो गया। बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया गया है, तो 5 किलो, ठीक है, और इसका वेग हमें मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। प्रतिक्षेप की चाल, बंदूक की प्रतिक्षेप की चाल क्या होगी, ठीक है। और जो छोटा m है ये क्या है, तो बंदूक की गोली का द्रव्यमान यानी कि 0.01 इंटू v कितना दिया है, इसका जो चाल है 250 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ से v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो गुना है 5 यहाँ भागा में आएगा, और इसको हम सोल्यूशन करेंगे, डबल जीरो हो जाएगा। 250 से 500 दो बार में कट गया, यानी 1/2, यानी हम कह सकते हैं 0.50 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब यहाँ से एक और बात आती है कि आप देखते हैं कि गोली अगर इस डायरेक्शन में जाता है तो बंदूक जो है इसके विपरीत कार्य करता है, तो इसलिए इसमें माइनस लगता है, जो कि डिनोट करता है कि इसके विपरीत कार्य करता है। तो इसलिए इसका जो भी वेग भी आएगा माइनस में आएगा, यानी -0.50 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -0.50 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है। एक 2 kg गेंद जिसका 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 kg वाली गेंद से टकराती है, ठीक है। कोई गेंद है जिसका वजन जो है 2 kg है और 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, और एक स्थिर बॉल है जिसका वजन 4 kg है, उसके साथ टकराती है। तो जो टकराने के बाद दोनों गेंदों का वेग होगा, टकराने के बाद जो दोनों गेंदों का वेग होगा, वो दोनों गेंदों का वेग बताना है कि क्या होगा।
टकराने के बाद। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर इसका भी सॉल्यूशन होगा। क्या कहता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि टकराने के पहले जितना दोनों का संवेग होगा, दोनों का योगफल, टकराने के बाद का दोनों का संवेग जो होगा योगफल के बराबर होगा। आगे देखते हैं। इसलिए हम यहाँ से बिफोर कोलिजन यानी कि टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन टकराने से पहले दोनों का संवेग को ऐड करेंगे और आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद के संवेग को जोड़ेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। क्या होता है तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो m1 v1 किसका है, पहले गेंद का, दूसरे गेंद का m2 v2। तो इस तरह से हम मान इसमें भरेंगे। तो यह मान रखेंगे तो v2 का जो मान होगा वो 0 होगा, क्योंकि जो 4 kg वाली बॉल है वो स्थिर है, रुकी हुई है, उसका जो वेग है 0 होगा। अब m1 जो होगा और v1, तो m1 कितना दिया है 2, यहाँ m1 कितना दिया है तो 2, और इसका जो v1 नहीं मालूम है कि टकराने के बाद जो दोनों वेग होगा इनका चाल क्या होगा वो हमें नहीं मालूम है। तो यहाँ v होगा और प्लस m2 का भी मान हमें नहीं मालूम है, तो इसका भी v होगा। अब बोलेंगे कि दोनों का वेग तो v1 v2 है, तो दोनों का वेग बराबर कैसे होगा, दोनों का मान जो v ही क्यों होगा। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि चाहे कितना भी स्पीड से एक बॉल आए और दूसरा बॉल आए, लेकिन दोनों जब टकराता है तो दोनों के टकराने के बाद का जो वेग होता है समान होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कि 10 से कोई बॉल आगे जा रहा है और कोई बॉल जो है 2 से आगे जा रहा है, 2 संवेग से। दोनों का योगफल टकराने से पहले कितना हुआ, टोटल 12 हुआ, और जब यह टकरा करके एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ संवेग जो हो जाता है उसका 6 हो जाता है। यानी कि जो कम स्पीड से आएगा उसका वेग बढ़ जाएगा और जो ज़्यादा स्पीड से आएगा उसका वेग घट जाएगा, क्योंकि यही तो ऊर्जा संरक्षण हुआ। क्योंकि जो ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था इसका जो ऊर्जा जो है कुछ पहले वाले जो कम है उसमें बैलेंस हो जाता है, और इस प्रकार दोनों का संवेग जो है बराबर होकर के एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में भाग जाता है, दूर हो जाता है। तो उसी तरह से जब आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद का जो वेग होगा दोनों का समान होगा, इसलिए हमने यहाँ v और v मान लिया। आपको समझ में आया होगा कैसे हमने v मान लिया। अब इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो यहाँ 5 दूनी की 10 हो जाएगा और 4 से 0 में गुना तो 0 बराबर में 2 भी और 4 भी, यानी कि टोटल 6 भी, और v को छोड़ करके जब इधर जाएगा वैल्यू 6 तो 10/6 जो होगा, तो v का मान कितना आपका आएगा 1.66। ठीक है, 1.66। तो ये जो v का मान होगा किसका होगा, तो ये जो v का मान होगा जो बॉल स्थिर था, यानी कि जिसका वेट जो 4 kg था उसका जो ये वेग होगा। क्योंकि पहले तो था वो 0 से रुका हुआ था, उसका वेग 0 था, तो बाद में उसका वेग कितना हो जाएगा 1.66। अब देखिए, यानी कि जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो बॉल आगे बढ़ रहा था तो उसका वेग तो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो वेग जो है रुकी हुई वस्तु में कुछ समाहित हो गई। तो जब उतना समाहित हो गई तो कितना उसका हो जाएगा, तो पहले के कंपैरिजन में उसका कम हो जाएगा। तो कितना होगा, तो 5 माइनस 1.66, तो 1.66 जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा आपका 3.34 आएगा। यानी कि जो रुका हुआ वस्तु था उसका वेग कितना आया टकराने के बाद, तो 1.66, और जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था तो उसका वेग घट करके कितना हो गया टकराने के बाद, तो 3.34। तो इस तरह का ऑप्शन हम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 3.34 तो नहीं है, 3.33 है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसी के अप्रॉक्स में लेकर के वैल्यू हम चलते हैं। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ऊपर देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 5 में से -1.66 क्यों हुआ, तो आप एक बार ऊपर से समझ सकते हैं। जैसे कि 10 के स्पीड से अगर कोई वस्तु जा रहा था और इधर से इसके विपरीत 2 से
तो टोटल 12 हो रहा था, और टकरा करके जब वापस जा रहा था तो इसका भी 6 हो जा रहा था, इसका भी 6 हो जा रहा था। तो ये कितना कम हुआ? तो इसमें जब जितना 4 का वृद्धि हुआ तो उतना ही तो 4 इसमें कम हो रहा है। तो इसमें वृद्धि कितना हुआ था? 0 में 1.6 का वृद्धि हुआ था, तो इतना ही वेग जो है उसमें पहले वाले में कम हो जाएगा। तो इसलिए हम घटा दिए 5 - 1.66। ठीक है, चलिए ऊपर आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है कि 3 kg की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो बिल्कुल ये 107 की तरह था, 107 की तरह है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि एक कोई बंदूक है और इसके आगे की क्षैतिज दिशा में, ऊपर ऊर्ध्वाधर नहीं बोला, क्षैतिज दिशा में प्लेन एक्सिस में इसमें बंदूक के द्वारा गोली छोड़ा गया। तो इसमें क्या दिया है? पिस्तौल का जो 3 kg की एक पिस्तौल से, यानी कि पिस्तौल का वजन दिया है 3 kg और इसका जो वेग दिया है 150 मीटर प्रति सेकेंड, और 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो पिस्तौल का जो वेग होगा उसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें पहले के क्वेश्चंस की तरह इन दोनों का संवेग बराबर करेंगे, पिस्तौल का संवेग और गोली का संवेग। तो गोली का इसका क्या होगा? कैपिटल M इंटू कैपिटल V पिस्तौल का, और गोली का क्या होगा? स्मॉल m इंटू स्मॉल v, ऐसे मान लिए। तो इसका वैल्यू दिया है 3 kg और इसका प्रतिघाती जो है वेग नहीं मालूम है, तो इसका कैपिटल V, और इसका गोली का द्रव्यमान कितना दिया है? 20 ग्राम, और इसका वेग जो दिया गया है 150। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, पिस्तौल का जो वजन दिया है यहाँ kg में है, और इसका बंदूक का जो मास है, द्रव्यमान है, ग्राम में है। तो हम kg को द्रव्यमान में, kg को हम ग्राम में बदल लेंगे, तो यहाँ 3 के बजाय 3000 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से 3 जो है यहाँ डिवाइड में होगा, और ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 150 में और 20 में जो 0 है इन दोनों से कट गया, 2 से ये 15 बार में कट गया, 15 से 15 कट गया एक बार में। इसका यानी कि वेग जो आया कितना आया? 1 आया। लेकिन आपको बताए हैं इसके पहले वाले में क्वेश्चन में भी कि जो बंदूक का प्रतिघाती वेग जो होता है वो माइनस में लिखा जाता है, क्योंकि ये गोली के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है, इसलिए -1 मीटर प्रति सेकेंड जहाँ दिखे आपका वही राइट आंसर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी में है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पर। ये भी ऊपर की तरह ही हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। 10 मीटर प्रति सेकेंड की गतिमान एक 2000 kg का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलते हैं। कार का द्रव्यमान निकालना है। एक कोई कार है जो ट्रैफिक पर खड़ा है और एक ट्रक जाकर के उसमें टक्कर खा जाता है, जिसका वजन जो है 2000 kg है और उसका जो चाल कितना था? 10 मीटर प्रति सेकेंड था। तो आपको हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि टकराव वाले में क्या किया जाता है, टकराव के पहले दोनों जो द्रव्यमान होते हैं उनका संवेग का योगफल टकराव के बाद का जो संवेग का योगफल होता है उनके बराबर होता है। यानी कि बिफोर कोलिजन क्या होता है, टकराव के पहले m1 v1 यानी कि ट्रक का हो गया प्लस m2 v2 यानी कि ये किसका हो गया? कार का हो गया। अब टकराने के पहले का दोनों का संवेग, अब टकराने के बाद का दोनों का संवेग यानी आफ्टर कोलिजन, तो क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 का मान कितना दिया हुआ है? m1 का यानी कि ट्रक का 2000 इंटू वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब प्लस m2 यानी कि कार का जो द्रव्यमान है हमें नहीं मालूम है, तो m2 का m2 ही लिखेंगे, या आप कुछ भी लिख सकते हैं XYZ। इसका जो वेग है कितना होगा? तो चूँकि यह रुका हुआ है तो इसलिए उसका वेग जो होगा 0 होगा टकराव के पहले।
ठीक है। टकराव के बाद तो दोनों तो गति में आ जाएगा, तो टकराव के पहले उसका जो कार का वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। m1 कितना दिया हुआ है, तो 2000। और यहाँ ध्यान दिए होंगे ऊपर वाले बात पर, ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हमने कहा था कि टकराव के बाद जब दोनों पिंड जो टकराता है तो उनका दोनों का वेग जो होता है समान हो जाता है। तो यानी v1 का भी मान 8 मीटर प्रति सेकंड होगा और v2 का भी मान 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी कहा गया है टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों समान होता है, क्वेश्चन से भी हमें पता चल रहा है। यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस m2 का मान हमें नहीं मालूम है, तो m2 इंटू v2, तो दोनों का भी मान समान हो जाता है टकराने के बाद, यानी कि इसका भी वैल्यू 8। अब इस इक्वेशंस को आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ m2 इंटू 0 होगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2000 से 10 में गुना होगा तो 20,000। इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। यहाँ जगह कम है तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 110 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि 500 kg। 500 kg यहाँ दिया हुआ है तो kg में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आपका सी आंसर हो जाएगा 500 kg। और चूँकि इसमें kg में क्वेश्चन में भी वैल्यू दिया गया है और ऑप्शन में भी kg में है, तो इसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर से पिस्तौल वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें आप जान रहे हैं कि पिस्तौल का जो संवेग है, पिस्तौल का संवेग और छोड़ी गई गोली का जो संवेग है, हम एक दूसरे को बराबर कर देंगे तो आपका जो वैल्यू नहीं मालूम है वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पिस्तौल का m1 v1 कीजिएगा बराबर, m1 v1 करने की जरूरत नहीं, m इंटू वी m इंटू वी कीजिएगा। एक तरफ पिस्तौल का, एक तरफ गोली का, और जो आपका प्रतिघाती वेग निकालना है पिस्तौल का तो इस तरह से निकल जाएगा। तो 111 का जो आपका राइट आंसर निकलता है -1.5 मीटर प्रति सेकेंड निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर के तरह क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्या है कि 12 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को एक राइफल से दागा जाता है। गोली इसके बैरल से होकर जाने में कुल 0.06 सेकेंड का समय लेती है और इसे 300 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ती है। राइफल द्वारा गोली पर आरोपित बल का मान क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग है, तो इसका सलूशन हम देखते हैं। तो जो आपका वैल्यू दिया हुआ है उसे पहले देख लेंगे। तो यानी कि मास का द्रव्यमान के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम, और जो टाइम दिया हुआ है 0.006 सेकेंड है, ठीक है। और इसका वेग का मान कितना है, 300 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से छोड़ती है। राइफल पर आरोपित बल का मान आपको बताना है। तो बल बराबर F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण m इंटू ए, ठीक है। और भी सारे सूत्र होते हैं लेकिन जो यहाँ लागू होगा उसे हम ध्यान देंगे। तो F बराबर m इंटू ए होता है। तो m का मान क्या दिया हुआ है, 12 ग्राम, 12 ग्राम इंटू ए यानी एक्सेलरेशन। तो वेग में परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। इकाई समय में वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ वेग कितना दिया हुआ है आपका, 300। तो 300 इंटू समय कितना दिया हुआ है, 0.006 हम करेंगे तो ऊपर में 3 जीरो और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 6 से 12 कट के 2 बार में, यानी कि 3 दूनी की 6, 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 ग्राम में निकला आपका, क्योंकि 12 ग्राम द्रव्यमान जो दिया था ग्राम में दिया था। तो यहाँ हम केजी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 1000 से 3 जीरो कट गया, 3 दूनी के 6। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 600 न्यूटन, क्योंकि यहाँ एफ फोर्स बोला गया है। तो फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है, इसलिए आपका 6 न्यूटन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर कहा जा रहा है कि डैश डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब ये सब जनरल बात है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो दूरी होता है
वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। वो कैसे कि जब भी अगर हम इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो कुछ दूरी गए, तो कुछ दूरी और आगे बढ़े, फिर भी इस पॉइंट के नज़दीक भी आ जाए तो कुछ तो वैल्यू ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो दूरी हमेशा ऐड होता है, जिसके कारण यह कभी ऋणात्मक नहीं होती है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चंस में देखेंगे कि पूछ देता है कोई पिंड है, आगे 10 मीटर चला, 5 मीटर चला और फिर वह अपने पूर्ण स्थान पर आ गया, तो उसका जो विस्थापन होगा क्या होगा। तो उस समय आपका जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, जिसे दूरी का इकाई समय में परिवर्तन के दर को संवेग कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, तो वो आपका जो होता है 0 हो जाता है। लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और जब कोई पिंड आगे जा कर के उतनी ही दूरी चल करके फिर वो अपने पूर्ण स्थान पर आ जाता है, तो उस समय उसका जो विस्थापन होता है 0 होता है, 0 हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि डैश 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 का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्राथमिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी भी वस्तु का जो समस्त उसका स्पीड होता है उसको वर्णन करने के लिए, कोई भी वस्तु होता है उसका जो गति होता है उसको वर्णन करने के लिए जो उसका समय जो होता है और प्रारंभिक स्थिति, उन सभी को क्या चीज़ का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जब देखिएगा तो इसमें दिया गया है दूरी और चाल, बी है वेग और चाल, सी है दूरी और विस्थापन और डी है विस्थापन और वेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन का पता लगाने के लिए हम समय और वेग ये सब का वर्णन करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 115 कि एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि। देखिए क्वेश्चंस को घुमाया गया, लेकिन सिंपल सा कहने का क्या मतलब है कि जो ऑप्शन है इसमें सदिश राशि कौन सा है। तो सदिश राशि और अदिश राशि पर हम इसके पहले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल में चर्चा किए थे और आपको एक शानदार सा ट्रिक भी बताया था व और ब करके, कि जिसमें व और ब होता है वो सदिश राशि होता है। एक्सेप्शनल केस होता है जो 2-4 जो होते हैं उनको छोड़ करके, उसमें व और ब रहते हुए भी वो अदिश राशि आते हैं। तो उन सभी को छोड़ करके बाकी जो होते हैं व और ब वाले वो सदिश राशि होते हैं। तो इसमें जो देख रहे हैं आप विस्थापन, विस्थापन में वो आता है, तो ये सिंपल सा आप कह सकते हैं एक सदिश राशि। आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर है वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। वेग और समय का हमेशा गुणनफल किसे प्रदान करता है, यानी कि वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेग और समय का गुणनफल विस्थापन कहलाता है। आगे देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। जब दूरी ही 0 है, कोई भी वस्तु है वो कभी भी चला ही नहीं, आगे पीछे नहीं, तो चलता तो वो तो धनात्मक होता है, यानी कि इससे पता चलता है कि कोई वस्तु वह चला ही नहीं है, इसलिए उसका दूरी जो है 0 है। तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा, तो वस्तु का विस्थापन भी हमेशा 0 होगा जब दूरी इसका 0 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो 100 मीटर की दूरी तक गई, फिर फेंकने वाले के हाथ में वापस आ जाता है, तो डैश डैश डैश। तो ऑप्शन हम पढ़ेंगे। तो जब ऊपर फेंका जाता है फिर वापस हाथ में आ गया, तो क्या हुआ, वस्तु का वास्तविक 50 मीटर है। वास्तविक क्या, ऐसे ही ऑप्शन अधूरा है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है। तो हमने इसके पहले भी हमने बताया था कि वस्तु का कभी भी आगे बढ़ता है तो या वापस भी आ जाता है, तो उसका दूरी हमेशा 0 कभी भी नहीं हो सकता है, वह हमेशा धनात्मक होता है। ऐसा क्वेश्चन भी था आगे पहले। ऑप्शन नंबर सी क्या है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है।
तो नहीं, इसका विस्थापन 100 मीटर नहीं है, क्योंकि यह वापस आ गया तो इसका घट गया, शून्य हो गया। डी क्या है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य है। हाँ देखिए ऑप्शन डी है, वस्तु का विस्थापन जो है शून्य हो गया, तो ये बात सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। विस्थापन हमेशा शून्य हो जाता है जब वापस वस्तु अपने स्थान पर आ जाता है, लेकिन कभी भी उसका जो दूरी है शून्य नहीं होता है। 119 नंबर क्या है, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिर स्थिति लगातार बदलती जाती है तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए, जब कोई भी मतलब पिंड हो या आदमी हो, उसका समय के साथ लगातार उसमें बदलाव आता है उसका वेग में, तो हमेशा कहा जाता है कि वह गतिशील है। यानी ऑप्शन नंबर बी में कहा गया कि कहा जाता है कि गतिशील है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 120 नंबर, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, गति ज्ञात करें। तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। यानी कि किसी इकाई समय में आप जितना दूरी तय करते हैं, किसी भी समय जितना आप दूरी तय करते हैं वो स्पीड होता है। या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि दूरी जो होता है स्पीड और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। जो दूरी होता है स्पीड और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो यहाँ से क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है 60 सेकेंड और दूरी जो दिया गया है 288 दिया गया है। तो आपको स्पीड निकालना है तो 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा 6 चौका 24 और 6 29 48, यानी कि 8 बार में कट गया। 4.8 मीटर पर सेकेंड आपका जो स्पीड होगा 4.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर, ये किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस आती है। उसी सीधे पथ पर तैरकर वो 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा औसत वेग ज्ञात करें। तो यानी कि 90 मीटर के जैसे कि कोई लंबा स्विमिंग पूल है, या दूरी जो है 90 मीटर है, ठीक है। ये 2 बार आती जाती है, यानी कि एक बार गई तो 90, एक बार आई तो 90, तो यानी 180। तो ये जो एक बार आई गई और 2 बार आई गई, यानी कि 18 दूनी के 36, यानी कि 2 बार आई गई तो टोटल दूरी कितनी तय की, 360 मीटर। तो उसके द्वारा औसत वेग बताना है। तो वेग के लिए हमेशा दूरी से ही काफ़ी नहीं होता है, वेग के लिए हमेशा आपको समय चाहिए होता है। तो दूरी के साथ आपका समय नहीं दिया रहेगा तो वेग आपका कभी निकल नहीं सकता है, इसलिए यहाँ वेग जो होगा आपका 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि वेग या स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसके लिए आपको टाइम की आवश्यकता पड़ती है, इसमें वैल्यू जो है टाइम का नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका औसत वेग 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 122 नंबर, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश डैश के प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। यानी कि त्वरण कहा गया है, हम बार बार क्वेश्चन में भी बोलते हैं जहाँ त्वरण का बात आता है कि प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। यानी कि डैश 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 में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है, यानी किस में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ त्वरण ही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। 123 नंबर, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। अब फ्रेम वगैरह ये सब छोड़िए, क्वेश्चंस क्या है समझिए। क्वेश्चन में कहा गया वस्तु की स्थिति परिवर्तन दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जब वस्तु की स्थिति बदलेगी तो कुछ वो दूरी तय करेगा, तो उसका में मूवमेंट होगा, और समय के अनुसार उसके मूवमेंट में गति उसके दूरी में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। तो इसलिए फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन होता है
और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के दर क्या कहा जाता है, उसे हम वेग कहा जाता है, तो वेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदिश सदिश से फिर दूसरा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन 124 है कि सदिश यानी कि वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। तो वेक्टर राशि इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें व और ब वाला ट्रिक आप लगाइएगा तो इसमें आपका मालूम चल जाएगा। ऐसे ऑप्शन में देखिए व और ब, शायद ये क्वेश्चन बनाने वाले भी ये ट्रिक जानते हैं, इसलिए भार को यहाँ वजन लिखे हुए हैं। तो आपको यहाँ गड़बड़ाना नहीं है, आपको ध्यान देना है कि वजन को हम एक्चुअली भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इसमें तो भार में व और ब है नहीं, इसलिए आपका वेग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भी भार जो होता है यानी कि वजन, वो आपका अदिश राशि होता है। आगे क्या है? 125 नंबर क्वेश्चन। समय यदि हो तो साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। यानी कि समय उसमें दिया रहे और उसका वेग दर्शाना हो तो उस ग्राफ को क्या कहेंगे? तो वेग समय ग्राफ कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं। 126 क्या है? औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो दिए गए अंतराल के दौरान जो परिवर्तन होता है उसे ये औसत चाल और औसत वेग वस्तु का गति दर्शाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि दिए गए अंतराल के दौरान। 127 है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश डैश गति का एक उदाहरण है। तो भीड़ भाड़ वाला में जो अगर वहाँ होगा गाड़ी जो चलेगा तो सड़क पर बस की गति डैश डैश गति का एक उदाहरण है। तो वहाँ जो उसका चाल होगा असमान होगा, यानी कि कभी कम कभी ज़्यादा। भीड़ भाड़ में आप जानते हैं गाड़ी कैसे चलता है, तो इसलिए इसमें पूछा गया है कि डैश डैश गति का एक उदाहरण है, तो असमान गति का उदाहरण है भीड़ भाड़ वाली जब सड़क पर एक बस चलती है। तो इसलिए राइट आंसर 127 का ऑप्शन ए होगा। 128 नंबर है कि चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। तो चाल, दूरी और समय का सही संबंध हम ऊपर भी बताए थे। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू टाइम, कि दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम आप कीजिएगा तो इस तरह से संबंध कहाँ दर्शाया गया है। यहाँ एस बराबर, सब में एस बराबर लिखा गया है, तो यहाँ एस बराबर आप निकालिएगा तो यहाँ जो टाइम है यहाँ इंटू में डिवाइड में आ जाएगा डी बाई टी। तो एस बराबर डी बाई टी आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। दूरी याद रखिए कि हमेशा बड़ा होता है। दूरी ये दोनों के डिजिट के अनुसार, यूनिट के अनुसार बड़ा होता है, तो इसलिए हमेशा यह ऊपर रहेगा, कभी भी कंडीशन में ऊपर रहेगा या ये दोनों स्पीड और टाइम के गुणनफल के बराबर होता है। 129 नंबर है कि तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश डैश डैश। अब क्या क्वेश्चन है कि तत्कालीन वेग और औसत वेग कब बराबर होंगे? तो जब वस्तु का कंडीशन पूछा गया है। तो वस्तु का जो त्वरण होता है वो शून्य होता है, तो उस समय उसका तत्कालीन वेग और औसत वेग होता है जो समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि वस्तु में जब त्वरण जो होगा शून्य होगा तो तत्कालीन वेग और औसत वेग बराबर होगा, इसलिए राइट आंसर डी। आगे बढ़िए, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और देख सकते हैं कि कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश डैश कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन दर को पूछा गया है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में जो रेट ऑफ चेंज होता है, तो विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है? तो विस्थापन के जो परिवर्तन के दर होता है उसे वेग कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वेग। इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को हमेशा वेग कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप इतनी देर में आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ज़रा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने कोशिश कीजिए कि जहाँ तक कि इसे
अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।